हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 4 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। और अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा या यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 यानी कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें पहला स्थान किस कंपनी का है? तो इसमें 500 जो विश्व की 500 कंपनियां हैं राजस्व के आधार पर उनकी गणना की गई है। और इसमें कहाँ तक के आंकड़े लिए गए हैं? 31 मार्च 2023 तक के आंकड़े इसमें जारी किए गए हैं। इसके अनुसार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में पहला स्थान किसका है? वॉलमार्ट कंपनी का है, जो अमेरिका की है, लगातार 10वीं बार। लगातार 10वीं बार इसका पहला स्थान है। और दूसरे स्थान पर कौन है? सऊदी अरेबिका। भारत की इसमें 8 कंपनियां शामिल हैं जो टॉप 500 में आती हैं, लेकिन भारत की पहली कौन सी है जो 88वें स्थान पर है? रिलायंस इंडस्ट्री, जो टॉप 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी है। तो भारत की पहली कंपनी कौन है जो फर्स्ट है? रिलायंस इंडस्ट्री। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? 12वीं है, REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। हाल ही में ट्विटर के लोगो कौन सा है? एक्स। पहले उड़ती हुई चिड़िया थी, लेकिन अब एक्स लोगो है। और इसके CEO कौन है? लिंडा याक्रिनो। भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE संचालित ट्रक को किसने लॉन्च किया है? रिलायंस कंपनी ने। कंज्यूमर गुड्स ब्रांड जो रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में चीन ने MYSE 260 यानी कि MYSE 260 को लॉन्च किया है। यह क्या है? विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट अक्षमता वाली पवन टरबाइन है, जो विश्व की सबसे बड़ी है। और किस देश के द्वारा लॉन्च की गई? चीन के द्वारा। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ खास बातें। और इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? दक्षिण चीन सागर में विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कौन सी है? MYSE 260 जो चीन के द्वारा स्थापित की गई 16 मेगावाट की है। और इसका लाभ क्या है? इससे हमें स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इसमें हमें केवल यह ध्यान रखना कि विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन किसने लॉन्च की है? चाइना के द्वारा लॉन्च किया। और नाम क्या है? MYSE और 260। अब हम देख रहे हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन। दक्षिण चीन सागर में एक विवादित लाइन है, उसका नाम क्या है? 9 लाइन। इसमें बताता है कि दक्षिण चीन सागर पर उसका अधिकार है, इसलिए यह विवादित है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हवांगो नदी को। इसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीजिंग में। बीजिंग किस देश की राजधानी है? चाइना की। इसकी स्थापना सबसे पहले 1996 में शंघाई 5 के नाम से हुई। 2001 में इसका नाम शंघाई सहयोग संगठन हो गया। वर्तमान में इसमें जो 23वां शिखर सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इंडिया के द्वारा। और इसमें वर्तमान में 9 सदस्य शामिल है। और नवीनतम हाल ही में शामिल हुआ है ईरान। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? गोवा में। 3 जॉर्ज डैम किस नदी पर स्थित है? यांगटीसी नदी पर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसी नदी के किनारे शंघाई शहर भी स्थित है। वाराणसी। SCO की सांस्कृतिक राजधानी का नाम क्या है? वाराणसी। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? गोवा में। लेकिन G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युवान या रेमेनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जलदोस्त एयरपोर्ट को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जलदोस्त एयरपोर्ट को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया CSIR और NAL के द्वारा। इसमें झील और नदी में जो अत्यधिक खरपतवार हैं उसको समाप्त किया जाएगा। तो जलदोस्त एयरपोर्ट किसने लॉन्च किया? CSIR और NAL ने। अब हम देख लेते हैं CSIR और NAL क्या है।
NAL यानी कि नेशनल एयरोस्पेस लिमिटेड, और CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई? 1942 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन वर्तमान में इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि किस संस्था के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं? ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, तीसरा अंतर्राज्यीय परिषद और चौथा CSIR। इन सभी संस्थाओं के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग स्थापित किया गया। इन सभी संस्थाओं के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लीसा क्या है? ओडिशा में लॉन्च AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर कौन है? लीसा, जिसको ओडिशा में लॉन्च किया गया। बार्ड को किसने लॉन्च किया? ChatGPT के काउंटर में गूगल ने बार्ड चैटबॉट को लॉन्च किया। और ChatGPT को किसने लॉन्च किया? OpenAI के द्वारा। OpenAI कंपनी है जो, उसके CEO कौन है? सैम अल्टमैन। लैंडम क्वेश्चन, हाल ही में जस्ट आस्क चैटबॉट यानी कि खुलकर पूछो चैटबॉट किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। इसमें रोल मॉडल कौन होंगे? ध्रुव और दृष्टि। अल्टमान कौन है? अल्टमान एक वैज्ञानिक है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। जुगलबंदी चैटबॉट को किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। यह बहुभाषी स्थानीय भाषाओं में बात करने वाला चैटबॉट है जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ ओवरशूट डे हाल ही में कब मनाया गया? 2 अगस्त 2023 को। और इसकी शुरुआत कब हुई? 2006 में। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब क्या है? अगर मनुष्य की संसाधनों की मांग प्रकृति द्वारा आपूर्ति की जाने वाली क्षमता से अधिक हो जाए। यदि प्रकृति के पास संसाधन तो कम है लेकिन मनुष्य की मांग ज़्यादा है, और यह बढ़ती हुई मांग ही अर्थ ओवरशूट डे मनाने का कारण बन गई है। यानी कि संसाधन तो कम है लेकिन उनकी डिमांड ज़्यादा है, इससे प्रकृति का दोहन हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यदि 2022 में जुलाई में अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाए और 2023 में अगस्त माह में अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाए तो यह हमारे लिए कैसे संकेत है? पॉजिटिव या नेगेटिव? चलिए तो हम इसका आंसर देखते हैं। अगर अर्थ ओवरशूट डे साल में जनवरी से दिसंबर की ओर बढ़ता है तो पर्यावरण के लिए सकारात्मक संकेत होंगे। यानी कि जितनी ज़्यादा लेट अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाएगा उतना ही हमारे लिए सकारात्मक होगा। जितना जनवरी के पास आते जाएंगे, जैसे जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून। पिछली बार जुलाई में मनाया गया था, मीन्स हमारी आपूर्ति जल्दी ही पूरी हो गई थी। और अब की बार अगस्त में, यानी कि 1 मंथ लेट। अब की बार हमारे लिए सकारात्मक संकेत हैं, तो अर्थ की बैटरी लॉन्ग चलेगी। ये था हमारा अर्थ ओवरशूट डे। और इस बार कब मनाया गया है? 2 अगस्त 2023 को मनाया गया और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 में। अब हम देख लेते हैं कुछ रिलेवेंट ऑफ क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कोटे डी आइवर देश में। इसकी थीम क्या थी? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाया गया? 2023 में 28 जुलाई 2023 को मनाया गया। इसमें प्लास्टिक की मांग ज़्यादा होती है लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी कम होती है, इसलिए प्लास्टिक सरप्लस हो जाता है जो बाद में पोल्यूशन का कारण बनता है। इसलिए पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे 28 जुलाई 2023 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उत्कर्ष और उन्मेष कार्यक्रम को कहाँ पर लॉन्च किया गया? प्रेसिडेंट है जो हमारी द्रौपदी मुर्मू, ये किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। और मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने किसको हराया था? यशवंत सिन्हा को चुनाव में हराया था। हाल ही में इन्होंने 3 से 5 अगस्त तक होने वाले कार्यक्रम उत्कर्ष और उन्मेष को भोपाल में लॉन्च किया है। उत्कर्ष क्या है? उत्कर्ष जनजातियों की संस्कृति, परंपराओं और विकास का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन उन्मेष क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव है। तो उत्कर्ष और उन्मेष को कहाँ पर लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश, भोपाल में। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे?
नीलम संजीवा रेड्डी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका वर्णन, निर्वाचक मंडल का वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है, जिसमें इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए यानी कि सांसद और विधायक शामिल होते हैं जो निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग के लिए बहुमत कितना है? राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 61 में, और उसके लिए बहुमत कितना है? कुल जो सदस्य होते हैं उनका 2/3%। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही यूज हुआ है। यह जो हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार किस राष्ट्रपति को किसे दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया गया है, जो देश का पहला है। और इसका निर्माण किसने किया? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। लेकिन इसका यूज कौन करेगा? DRDO इसका यूज करेगा। आकाश और सीकर क्या है? चलिए तो हम देख लेते हैं आकाश और सीकर क्या है। आकाश है सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल, और सीकर क्या है? यह लक्ष्य की ट्रैकिंग करने वाला है, यानी कि जो आकाश में हमारा टारगेट होगा उसको ट्रैक कौन करेगा? सीकर। लेकिन जो मिसाइल होगी वो कौन सी होगी? आकाश। सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल के द्वारा लक्ष्य की ट्रैकिंग करने के लिए इसका यूज होने वाला है। तो आकाश और सीकर ये थे। अब हम देख लेते हैं DRDO से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। DRDO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। और इसके द्वारा जो मिसाइल को लॉन्च की जाती है किस स्थान से की जाती है? व्हीलर द्वीप से, जिसका वर्तमान नाम है APJ कलाम द्वीप, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। एशिया की सबसे लंबी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? तुमकुर, कर्नाटक में। HAL द्वारा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी कि LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, इसका नाम क्या है? प्रचंड। लेकिन LCA यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट हल्का लड़ाकू विमान, इसका नाम क्या है? तेजस। नेक्स्ट है हमारा रडार। रडार की फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और निसार की फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये फुल फॉर्म है निसार की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में फॉर्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज का आयोजन कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में। और इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया? इंडोनेशिया ने। और तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया? IIT धनबाद ने। इसमें क्या किया गया? इसमें स्टूडेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण किया गया। और इसमें भारत का जो IIT धनबाद है वो तीसरे स्थान पर रहा, इंडोनेशिया पहले स्थान पर। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अब हम देख लेते हैं कुछ रिलेवेंट ऑफ क्वेश्चन। हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सिडबी बैंक ने किस मिशन को लॉन्च किया है? इवॉल्व मिशन। IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस यानी कि विदेश में स्थापित पहला कैंपस कौन सा है? तंजानिया जंजीबार में। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? प्रीति अघलायम। IIT दिल्ली के द्वारा जो IIT दिल्ली का पहला ऑफशोर सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑफशोर कैंपस UAE दुबई में स्थापित किया गया। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया? IIT गुवाहाटी में। कामरूप असम का पुराना नाम है, और असम में IIT कौन सी है? IIT गुवाहाटी। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया? IIT खड़गपुर में, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर? गंगा उत्तराखंड में बहती है, तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया? IIT रुड़की में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हरियाणा वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के फतेहाबाद में हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद में एक स्थान है भुन्ना, और भुन्ना में एक गांव स्थित है भट्टू का गांव। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद के भुन्ना के भट्टू का गांव में कर्णकोट टीला प्राप्त हुआ है, जो महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन बनाने वाली सामग्री मिली है। तो कर्णकोट टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? भट्टू का गांव, जो भुन्ना फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। यहाँ से हमें किस काल के बर्तन मिले हैं? जो महाभारत काल है उसके मिट्टी के बर्तन बनाने की
सामग्री हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। और यह क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि अब बारिश का मौसम चल रहा है, जो वहाँ की मिट्टी हल्की है और हल्की मिट्टी बह जाती है, तो बह जाने के बाद जो नीचे ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं वे हमें प्राप्त हुए। तो बारिश के मौसम की वजह से हमें ये ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए। और ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है? कर्णकोट टीला, जो महाभारत काल के हैं, बर्तन निर्माण की सामग्री हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से? भट्टू का गांव, भुन्ना, फतेहाबाद, हरियाणा में। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन। कालीबंगा, कालीबंगा हड़प्पाई स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, और यहीं से हमें जुते हुए खेत के भी प्रमाण मिले हैं। लोथल, लोथल क्या है? एक हड़प्पाई स्थल है जो गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह भी लोथल ही था। धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है जो हड़प्पाई स्थल है। यह 40वीं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो 40वीं यूनेस्को की हेरिटेज साइट कौन सी है? धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। तो हमें महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन बनाने वाली सामग्री कहाँ से मिली है? कर्णकोट टीला, भट्टू का गांव, भुन्ना, फतेहाबाद, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि पेरुक्कू महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु राज्य में। और यह क्यों मनाया जाता है? मानसून और कावेरी नदी के सम्मान के लिए इसको मनाया जाता है। यानी कि मानसून और कावेरी नदी का थैंक यू करने के लिए आदि पेरुक्कू महोत्सव को तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अब हम कर लेते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन, जैसे महत्वपूर्ण महोत्सव। बथुकंबा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। सरहुल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड राज्य में। खारची महोत्सव या कैर पूजा कहाँ पर होती है? त्रिपुरा राज्य में। थाईपुसम यानी कि फूलों का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में। फूलदेवी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड राज्य में। अम्बुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? असम में। कामाख्या माता मंदिर इसमें यहाँ लगता है। तमिलनाडु तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से। और यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? हेमवती और काबिनी। ये दो नदी कावेरी की सहायक नदी हैं। और कावेरी नदी पर ही तमिलनाडु राज्य में एक बांध स्थित है, उसका नाम क्या है? मैटूर बांध। ये थे हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सा जो भूमि कला प्रदर्शनी है, भूमि कला प्रदर्शनी का नाम क्या है? सा, जो एशिया की सबसे ऊंचाई पर होने वाली भूमि कला प्रदर्शनी है। तो एशिया में सबसे ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है? लेह यानी कि लद्दाख। लद्दाख में जो भारत में है, भारत के लेह, और यूटी कौन सा है? लद्दाख। इसमें 3600 मीटर ऊंचाई पर एशिया का सबसे ऊंचाई पर भूमि कला प्रदर्शनी हुई है, उसका नाम क्या है? सा। और इसकी थीम क्या रखी गई? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और यह है किसकी और थीम है? G20 जो 2023 में 18वां सम्मेलन था, उसकी थीम भी यही है। तो भूमि कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ? लेह लद्दाख में, और इसका नाम क्या है? सा। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन। फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? लद्दाख में। और लद्दाख में भी कहाँ पर? पैंगोंग झील में। लद्दाख का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ। लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। केटू किस पर्वत श्रेणी की चोटी पर आती है? जो पर्वत श्रेणी है उसमें काराकोरम श्रेणी में केटू आती है। केटू का अन्य नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। जो भारत में ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं, उनको किस ट्रिक से याद कर सकते हैं? कलेजा। कैसे हो गया? काराकोरम, लय से लद्दाख और जैसे जास्कर। तो 3 श्रेणियां ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और इन 3 श्रेणियों में जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला स्थित है, जो पर्वत चोटी है सबसे ऊंची। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। अब है हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर हुआ लॉन्च। तो इसमें जो हमारा MRI है वो
विकसित हुआ है जो पहला स्वदेशी है। और MRI की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।